नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भूकंप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूकंप की घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होती है, परंतु प्रत्येक भूकंप गहराई पर उत्पन्न नहीं होते। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है, उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र अथवा भूकंप मूल कहते हैं। इसे अवकेंद्र भी कहते हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। भूकंप अधिकेंद्र सदैव भूकंप तल के ठीक ऊपर समकोण पर स्थित होता है। जब भूकंप मूल से भूकंप तरंग प्रारंभ होता है, तो इस केंद्र से भूकंपीय लहरें उठने लगती हैं तथा सर्वप्रथम ये भूकंप अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में ही होते हैं। दशाओं के आधार पर भूकंपीय तरंगों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले, प्राथमिक अथवा प्रधान तरंगें। प्राथमिक तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। इन्हें अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। ये तरंगें सबसे अधिक तीव्र होती हैं। इनकी तीव्रता इनके मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों की सघनता पर निर्भर करती हैं। प्राथमिक तरंगें पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती हैं। चूँकि इनकी गति सबसे अधिक होती है, अतः ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। ये गैस, तरल अथवा ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है, इस चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र है। सबसे ऊपर बीच में क्रोड है। तो पी तरंगों का जो केंद्र है, वहाँ से क्रोड की तरफ आने के कारण मेंटल का वह हिस्सा जहाँ पर भूकंपीय तरंगें नहीं पहुँचती हैं, तो यह प्राथमिक तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है। जैसा कि हम लोग इस चित्र में नीचे की तरफ देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर प्राथमिक तरंगें नहीं पहुंच रही या डाइवर्ट हो जा रही क्रोड के अंदर से जाते हुए। वहीं एस तरंगों का छाया क्षेत्र देख लेते हैं। चूँकि क्रोड में जो तरंगें प्रवेश कर रही हैं, फिर वो दूसरी तरफ नहीं निकल रही हैं, तो नीचे की तरफ एस तरंगों का छाया क्षेत्र दिखा है। भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है? भूकंप लेखी यंत्र सीस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। उपर्युक्त चित्रों में पी व एस तरंगों का छाया क्षेत्र दिखाया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री के पश्चात केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र, जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। 105 डिग्री के पश्चात पूरे क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंचती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, बल्कि यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। द्वितीयक अथवा गौड़ तरंगें। ये तरंगें जल तरंग या प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। इन्हें आड़ी अथवा अनुप्रस्थ लहरें भी कहते हैं। इन्हें आड़ी तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अणुओं की गति तरंग की दिशा के आर पार होती है।
ये तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद प्रकट होती हैं। इनकी गति प्राथमिक तरंग की अपेक्षा कम होती है। ये तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती। यही कारण है कि द्वितीयक तरंगे सागरीय भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंगे अन्य दो तरंगों की अपेक्षा कम वेगवान होती हैं तथा इनका भ्रमण पथ पृथ्वी पर धरातलीय भाग ही होता है। ये लहरें पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। इन्हें पी तथा एस लहरों की अपेक्षा अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। धरातलीय तरंगों को लंबी तरंगें कहा जाता है क्योंकि इनका भ्रमण समय अधिक होता है और ये सर्वाधिक दूरी तय करती हैं। इसी कारण से धरातलीय तरंगें अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। धरातलीय तरंग के दो रूप माने जाते हैं, लव तरंग या रेलिंग तरंग। इन दोनों में लव तरंग की गति सर्वाधिक होती है। भूकंप की तीव्रता विमुक्त ऊर्जा की सूचक होती है। भूकंप के परिणाम का मापन रिक्टर स्केल पर, तीव्रता का मापन मार्केली स्केल पर किया जाता है। रिक्टर स्केल का आविष्कार वर्ष 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। रिक्टर तीव्रता लघुगणकीय पैमाने पर आधारित होती है जिसका आधार 1 से 10 अंक के बीच होता है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा 32 गुना मुक्त होती है। एक अंक तीव्रता की भूकंपीय तरंग 6 औंस TNT ऊर्जा मुक्त करती है। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने एवं उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। सिस्मोमीटर सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग होता है जो एक लोलक, पेंडुलम या फिर स्प्रिंग पर चढ़ा हुआ भार होता है। हालांकि सामान्यतः इसे सिस्मोग्राफ के समानार्थी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ उपकरण के विशिष्ट स्थान पर भूकंप की रिकॉर्डिंग है। अतः सिस्मोग्राफ आमतौर पर एक इकाई के रूप में सिस्मोमीटर और इसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस को संदर्भित करता है। सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है। सु का अर्थ बंदरगाह तथा नामी का अर्थ तरंग होता है। सुनामी भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगें हैं जो ऊंची उठती लहरों के साथ तटीय क्षेत्रों को भारी हानि पहुंचाती हैं। 11 मार्च 2011 को जापान में आए भीषण भूकंप के फलस्वरूप उत्पन्न विध्वंसकारी सुनामी से फुकुशिमा शहर गहन रूप से प्रभावित हुआ था। इस त्रासदी से वहां स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे वहां नाभिकीय विकिरण भी उत्पन्न हो गया था। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित परिक्षेत्र हैं। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। यहाँ भूकंप के लिए 4 दशाएं सुलभ हैं। सागर तथा स्थल भागों के मिलन बिंदु, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र एवं विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। यह क्षेत्र भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है। भारत का भूकंप क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी का विस्तार केप वर्डे द्वीप से प्रारंभ होता है तथा पुर्तगाल से होकर भूमध्य महासागर आल्प्स के भूकंपों को सम्मिलित करता हुआ एशिया माइनर तक आता है। आगे हिमालय क्षेत्र से इसे होते हुए म्यांमार के सहारे दक्षिण की ओर जाता है तथा अंत में पूर्वी द्वीप समूह में जाकर प्रशांत महासागरीय भूकंप क्षेत्र से मिल जाता है। मध्य अटलांटिक पेटी मध्य अटलांटिक कटक में
स्पिट्सबर्जन तथा आइसलैंड उत्तर से लेकर वेवेट द्वीप दक्षिण तक विस्तृत है। महत्वपूर्ण वृहद एवं लघु प्लेटें। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 बृहद प्लेटों व कुछ लघु प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ, गर्तें और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। प्रमुख बृहद प्लेटें इस प्रकार हैं। अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है। दूसरा, उत्तर अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तीसरा, दक्षिण अमेरिकी प्लेट पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। चौथा, प्रशांत महासागरीय प्लेट। पांचवा, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। छठा, अफ्रीकन प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है। सातवीं प्लेट यूरेशियाई प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागर तल सम्मिलित है। कुछ महत्वपूर्ण प्लेटें निम्नलिखित हैं। कोकोस प्लेट, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। नाजका प्लेट, यह दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। फिलीपीन प्लेट, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कैरोलिन प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है।